सभी विद्यार्थियों और मित्रों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 11 का पाठ नंबर 10 तरलों के यांत्रिक गुण, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे द्रव स्तंभ के कारण दाब। द्रव स्तंभ के कारण दाब। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो द्रव का स्तंभ है, यानी कि जो तरल का स्तंभ है, जैसे मान लेते हैं ये कोई आपके तरल का स्तंभ है, इस तरल के स्तंभ में इसकी तली से सतह तक h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। और यहाँ पर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो इस तली पर भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a ही होगा। ये जो इस पात्र में द्रव भरा हुआ है, इस भरे हुए द्रव के कारण इस पात्र की तली पर दाब लगता है। इस भरे हुए द्रव के कारण इस पात्र की तली पर दाब लगता है। अब इस पात्र की तली पर कितना दाब लगता है उसकी गणना हम करेंगे। माना पात्र के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। माना पात्र के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और द्रव का घनत्व ρ है। पात्र में भरे द्रव के कारण तली पर दाब। पात्र में भरे द्रव के कारण तली पर दाब। पात्र में भरे द्रव के कारण पात्र की तली में दाब। और दाब बराबर हम जानते हैं, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब को हम P से लिखते हैं, बल को हम F से लिखते हैं और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हमने A माना है। अब बल बराबर होता है F बराबर ma। अब देखो यहाँ पर द्रव की सतह से h गहराई पर हम तली पर दाब की गणना कर रहे हैं, तो यहाँ a की जगह गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करेगा, तो F बराबर हो जाएगा mg अपॉन a। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और हम ये भी जानते हैं द्रव का घनत्व या पात्र के द्रव का घनत्व, पात्र के द्रव
का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हमने द्रव का घनत्व माना है रो और द्रव्यमान को माना है m, आयतन मान लेते हैं v। तो डेट्स इंप्लाइज m बराबर v रो। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, ऊंचाई h है। तो इस बेलनाकार सिलेंडर का आयतन हो जाएगा v बराबर a h। तो मैं यहां लिख सकता हूं m बराबर रो a h, चूंकि v बराबर a h। समीकरण नंबर 2। प्यारे विद्यार्थियों, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, अर्थात वर्त का क्षेत्रफल a है। और हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। तो ये क्षेत्रफल कितना है a और ये कितना हो गया h। तो a h इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 m का मान समीकरण 1 में रखने पर m बराबर रो a h समीकरण 1 में रखने पर तो दाब P बराबर आ जाएगा रो a h g अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा। तो P बराबर बच जाएगा रो g h। समीकरण नंबर 3। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस समीकरण 3 में देख रहे हो कि इस तली में द्रव के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, अर्थात दाब a पर निर्भर नहीं कर रहा है, अर्थात दाब a पर निर्भर नहीं कर रखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो किसी पात्र में भरे द्रव्य द्वारा तली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर दाब निर्भर नहीं करता है। यह दाब किस पर निर्भर करता है, द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और द्रव्य की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर रो पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर करता है और एच पर निर्भर करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पुनः मैं एक बार रिपीट करता हूं। जो समीकरण 3 आया P बराबर रो एच जी, अर्थात जो पात्र में द्रव द्वारा तली पर लगा दाब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, वो द्रव्य के घनत्व और द्रव्य की ऊंचाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यदि सतह पर दाब P0 है, यदि द्रव के सतह पर
दाब P0 है तो यदि द्रव के सतह पर दाब P0 है तो द्रव से भरे पात्र द्वारा तली में कुल दाब बराबर होगा वायुमंडलीय दाब प्लस द्रव स्तंभ के कारण दाब। द्रव स्तंभ के कारण दाब है, वायुमंडलीय दाब है P0, द्रव स्तंभ के कारण दाब है रो जी एच और कुल दाब को हम P मान लेते हैं। ये आ गया समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है अतः द्रव के भीतर H गहराई पर द्रव के भीतर H गहराई पर दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा द्रव के भीतर H गहराई पर दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा रो जी एच अधिक होता है, अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि इस भरे हुए द्रव की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब P0 लग रहा है, इस P0 के अलावा भरे द्रव के कारण तली पर जो दाब लगता है रो जी एच, वो इससे अधिक होता है और इससे अधिक होने की वजह से इस तली पर दाब अधिक लगता है। जब भी हम कोई बांध बनाते हैं तो बांध बनाते वक्त उसकी गहराई की ओर जाएंगे तो उसकी चौड़ाई को बढ़ा देते हैं ताकि जो दाब लगता है उस दाब लगने के कारण बांध की दीवारें टूटे नहीं या धसे नहीं। इसी कारण बांध की दीवारों को गहराई के साथ चौड़ा बनाया जाता है, गहराई के साथ चौड़ा बनाया जाता है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो द्रव से भरे
तली पर दाब रो जी एच आया था, तो द्रव से भरी तली पर दाब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ हुआ कि जो दाब है वो उसके आकार और आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है। यदि अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब वो उसके आकार और आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है। द्रव के कारण तली पर दाब, आकार और आकृति अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, हम 3 विभिन्न आकृतियां लेते हैं और जिनका नाम देते हैं ए, बी, सी। ये आपकी पहली आकृति है जो बेलनाकार है। दूसरी आकृति इस प्रकार की है। और तीसरी आकृति इस प्रकार की है। इन तीनों ही आकृतियों को आधार से एक पाइप से जोड़ देते हैं। एक पाइप से जोड़ देते हैं। और इस पाइप में जल भरते हैं। तो जल भरने पर इन तीनों ही आकृतियों जो कि ए, बी और सी हैं, जल का स्तर तीनों ही आकृतियों में समान प्राप्त होता है। जबकि तीनों ही आकृतियों के आधार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है। और पात्रों का आयतन भी अलग अलग है। इसका आयतन बेलनाकार है, इसका अलग ही है, फिर इसका अलग है। या ऐसे ही कोई और अलग शेप ले लें तो उसका भी क्या आएगा, ऐसा ही आएगा। जब इन तीनों पात्रों को हम पानी के पाइप से जोड़ते हैं तो तीनों पात्रों में पानी का स्तर समान होता है, जबकि तीनों पात्रों का आधार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है और इनका आयतन भी अलग अलग है। फिर भी
पानी का स्तर समान होता है। चित्रानुसार विभिन्न आकृतियों के 3 पात्र ए, बी व सी को पानी के पाइप द्वारा जोड़ने पर तीनों पात्रों में पानी का स्तर समान होता है, जबकि तीनों पात्र अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है ये वाला भाग, यहाँ पे ये वाला भाग ये है, ये वाला भाग। देखो यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये बहुत बड़ा है, फिर भी पानी का स्तर इन्हीं के समान है। इसमें पानी का आयतन ज़्यादा है, इसमें कम है, फिर इसमें इनसे भी कम है, यानी तीनों ही पात्रों में पानी का आयतन अलग अलग है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी अलग अलग है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तीनों पात्र अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और आकार के हैं। तीनों पात्र अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और आकार के हैं। यह तथ्य द्रव स्थितिक में विरोधाभास कहलाता है। यह तथ्य द्रव स्थितिक में विरोधाभास कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य यह है, 3 अलग अलग पात्रों को, उनके आधारों को किसी एक पानी की पाइप से जोड़ते हैं और पानी पाइप में पानी भेजते हैं, तो तीनों ही पात्रों में पानी का लेवल समान पाया जाता है, जबकि तीनों के आधार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है और तीनों ही पात्रों का आकार भी अलग अलग है। अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वायुमंडलीय दाब और गैप दाब। वायुमंडलीय दाब और गैप दाब या गेज दाब।
डियर स्टूडेंट्स, हमारी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण के कारण ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के चारों ओर गैसीय आवरण होता है। इस गैसीय आवरण की वजह से पृथ्वी की सतह पर, यानी कि इस वायुमंडल की वजह से इस सतह पर वायुमंडलीय दाब लगता है। इस सतह पर वायुमंडलीय दाब लगता है। वायुमंडलीय दाब लगता है। तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, लिखने पर ज़्यादा समझ में आएगा। हमारी पृथ्वी के चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण के कारण वायुमंडलीय दाब लगता है। गैसीय आवरण के कारण वायुमंडलीय दाब लगता है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये बात दही की तरह बिल्कुल साफ है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण के कारण पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब लगता है। और इस वायुमंडलीय दाब की गणना हम बैरोमीटर से करते हैं। इस वायुमंडलीय दाब की गणना हम बैरोमीटर से करते हैं। इस वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, आपने देखा है कि समुद्र तल पर हम किसी पात्र में पारा भरकर बैरोमीटर लगाएं, तो इसकी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार होगी। ये इसमें पारा भरा हुआ है। तो बैरोमीटर में जो पारा है उसकी ऊंचाई यहाँ तक हो जाती है, जो कि समुद्र तल से h ऊंचाई पर होता है। और ये h जो ऊंचाई होती है वो होती है 76 सेंटीमीटर। तो समुद्र तल से, यानी कि ये पारा है जो आपका यहाँ तक आ जाएगा। ये जो स्थिति है स्पेशल केस में है और केवल समुद्र तल पे ही होती है।
तो समुद्र तल पर बैरोमीटर पर दाब, समुद्र तल पर दाब बराबर 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ पर दाब, स्तंभ पर दाब के तुल्य होता है। समुद्र तल पर दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ पर दाब के तुल्य होता है। और हमने ये पिछले अध्ययन किया है कि द्रव स्तंभ के कारण दाब होता है रो जी एच, द्रव स्तंभ का दाब होता है रो जी एच। रो यहाँ पर क्या है, पारे का घनत्व है, और पारे का घनत्व होता है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg मीटर क्यूब। और ये आपका होता है 9.8, देखो ये होगा kg मीटर क्यूब, और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये आपका जो पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी 0.76 मीटर। ये 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, और इधर वाला 1 मीटर इधर से कट जाएगा तो नीचे बचेगा मीटर। अब हम इसको गुणा भाग करते हैं तो याद है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो मीटर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, और जिसे पीए से लिखते हैं। तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब, जिसे हम 1 ATM भी कहते हैं, या 1 वायुमंडलीय दाब या 1 ATM बराबर ही होता है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है, और बैरोमीटर को समुद्र तल पर रखकर वायुमंडलीय दाब की गणना करते हैं, और जो मान आता है उसे हम 1 वायुमंडलीय दाब या 1 ATM कहते हैं। वायुमंडलीय दाब के अन्य मात्रक, वायुमंडलीय दाब के अन्य मात्रक एक होता है 1 टोर। 1 टोर बराबर होता है, यानी कि 1 टोर बराबर 1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ, पारे के स्तंभ पर दाब। 1 टोर बराबर होता है 1
मिलीमीटर पारे के स्तंभ पर दाब, और ये हम जानते हैं रो जी एच होता है, और रो का मान 13.6 इंटू 10⁻³ जी का मान 9.8 और एच का मान मिलीमीटर में है तो ये जाएगा 10⁻³ मीटर। और इसको हम जब गणना करके निकालते हैं तो ये आता है 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हम बोलते हैं पास्कल। तो 1 टोर बराबर होता है 133 पास्कल। अन्य इसका मात्रक है बार। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल। आशा करता हूँ कि वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर उपकरण द्वारा किया जाता है। ये बात आपके समझ में आई। अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका लास्ट और अंतिम टॉपिक है गेज दाब। गेज दाब। गेज प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लास में यह पढ़ा है कि जो द्रव स्तंभ के कारण दाब होता है, जो द्रव स्तंभ के कारण दाब होता है यहाँ पर वायुमंडलीय दाब P0 होता है, और इसी H गहराई पर इस द्रव के कारण तली पर जो दाब होता है, तली पर जो दाब होता है उसकी हमने गणना की थी P बराबर रो जी एच। और हमने ये भी गणना की थी कि कुल दाब, जो कुल दाब था, वो कुल दाब जो था वो था वायुमंडलीय दाब P0 प्लस द्रव स्तंभ का दाब रो जी एच। यदि कुल दाब को मैं P मान लूँ और P बराबर P0 रो जी एच, इसकी गणना हम इससे पहले वाले टॉपिक में कर चुके हैं। तो P माइनस P0 बराबर रो जी एच। ये जो P माइनस P0 क्या है? कुल दाब माइनस वायुमंडलीय दाब का अंतर। P माइनस P0 क्या है? P यहाँ पर जो है वो कुल दाब है, और P0 क्या है? वायुमंडलीय दाब। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुल दाब और वायुमंडलीय दाब का अंतर होता है उसे ही हम गेज दाब कहते हैं। तो ये गेज दाब बराबर रो जी एच। तो हम परिभाषा बना लेंगे। कुल दाब और वायुमंडलीय दाबों का अंतर गेज दाब कहलाता है। गेज दाब
गेज दाब कह तो आपको गेज दाब की परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। कुल दाब और वायुमंडलीय दाब के अंतर को गेज दाब कहते हैं। देखो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, दो दाबों के मध्य अंतर भी गेज दाब कहलाता है। इस बात को मैं यूं भी लिख सकता हूं, दो दाबों के मध्य अंतर को गेज दाब कहते हैं। दो दाबों के मध्य अंतर को भी गेज दाब गेज दाब का मापन मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। गेज दाब का मापन मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और नेक्स्ट में बोलने जाता हूँ, गेज दाब का मापन मैनोमीटर या दाबांतर मापी द्वारा किया जाता है। गेज दाब का मापन मैनोमीटर या दाबांतर मापी द्वारा किया जाता है। मैनोमीटर की संरचना। ये मैनोमीटर नहीं, मैनोमीटर की संरचना। तो नेक्स्ट आपका होगा मैनोमीटर की संरचना। मैनोमीटर की संरचना। डियर स्टूडेंट, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर दाब P लगाया जाता है और यहाँ पर मान लो कि कोई पारा भरा हुआ है। यहाँ पर दाब P है, तो इस बिंदु A पर भी दाब P होगा। और इसकी सिद्ध में ये हम जानते हैं कि द्रव से भरे पात्र का आकार कैसा ही हो, उनमें भरे द्रव का स्तर समान होता है। यदि यहाँ पर दाब P है तो यहाँ पर भी दाब क्या होगा, P होगा। इस दाब लगाने से ये पारा थोड़ा ऊंचा चला जाता है। इस सतह पर वायुमंडलीय दाब P0 है। इस सतह पर वायुमंडलीय दाब P0 है और इस सतह से P दाब तक की गहराई H है। इस सतह से H गहराई पर दाब P लग रहा है। तो हम ये जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब सतह पर P0 है, तो इस द्रव स्तंभ के कारण H गहराई पर दाब ρgH होता है। तो कुल दाब कितना हो जाएगा, कुल दाब बराबर वायुमंडलीय दाब
प्लस द्रव स्तंभ का दाब रो जी एच। तो P बराबर P0 रो जी एच। तो P माइनस P0 बराबर रो जी एच। तो मैनोमीटर की सहायता से भी दाबांतर रो जी एच आ रहा है और कुल दाब और वायुमंडलीय दाब के मध्य अंतर को ही हम गेज दाब कहते हैं और जिसका मापन करने वाला उपकरण मैनोमीटर या दाबांतर मापी होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें।